Hello everyone. Welcome to my YouTube channel Shamria's Ghoul Science Academy. In this video, I'm going to say something numerical method, okay, so please connect with me till the end of the video and subscribe my channel. I upload numerical method with MATLAB coding and you will get more video for functional analysis etc. न्यूमेरिकल मेथड का जो बाइसेक्शन मेथड है, आज हम उसको मैटलैब कोड के अंदर उसका कोड तैयार करेंगे। मैटलैब कोड जो है, चाहे बाइसेक्शन मेथड का हो चाहे किसी दूसरे मेथड का भी हो, कोडिंग का जो सीखने का अमल होता है ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता, हम खुद उसको डिफ़िकल्ट बना लेते हैं। अगर आप चाहे मैटलैब की कोडिंग हो, चाहे आप C++ की कोडिंग है, चाहे जावास्क्रिप्ट की है, अगर आप उस कोडिंग को स्टेप बाय स्टेप अपने माइंड के अंदर बैठाएंगे तो बहुत ही आसानी से इस लैंग्वेज को, जो कि कंप्यूटर की एक बहुत ही खूबसूरत लैंग्वेज है, जो कि हमारे लिए बहुत ही समझना मुश्किल होता है, हम इस स्टेप की मदद से इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बाइसेक्शन मेथड जो है उसको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा कि कैसे हम बाइसेक्शन मेथड का जो कोड है मैटलैब के अंदर कैसे तैयार करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा, चाहे जो भी कोड आप तैयार करें, आपने स्टेप यही फॉलो करने हैं। तो सबसे पहले क्लियर स्क्रीन, यहाँ पे जो परसेंटेज हमने यूज किया हुआ है, परसेंटेज का मतलब ये होता है ये कमांड्स के लिए यूज किया जाता है, या आप ऐसे समझ के टाइटल के लिए यूज किया। जैसे मैं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जो परसेंटेज का साइन यूज किया गया है ये कोड के अंदर रन नहीं होगा, ये समझने के लिए है। जैसे मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ऊपर लिख दिया है क्लियरिंग स्क्रीन, तो इसका मतलब है क्लियर स्क्रीन के आपको ये सिर्फ समझाने के लिए है कि CLC का मतलब क्या है, फुल फॉर्म ऑफ CLC इसका मतलब क्या है, आपको समझ आ जाएगी कि क्लियरिंग स्क्रीन है। इसी तरीके से अब हम इसका यूज कैसे है मैटलैब के अंदर, हम इसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं, इसका मकसद क्या है, वो सीखते हैं। तो सबसे पहले मैटलैब की ये जो कमांड विंडो है, कमांड विंडो के अंदर आप कोई भी प्रोग्राम लिखेंगे, यहां पर आप डायरेक्ट भी प्रोग्राम लिख सकते हैं या आप न्यू स्क्रिप्ट यानी एडिटर है उसकी मदद से भी प्रोग्राम लिख सकते हैं। इन दोनों में फर्क क्या है? जो प्रोग्राम आप कमांड विंडो, जैसे कि आपको व्हाइट एरिया नजर आ रहा है, कोडिंग एरिया, कमांड विंडो एरिया, ये एरिया के अंदर हम कोई भी कोड तैयार करेंगे, अगर हमसे कोई भी मिस्टेक हो जाएगी तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। मतलब कि आपने सिर्फ जो कोडिंग तैयार कर रहे होंगे, आपने स्टेप नेक्स्ट नेक्स्ट ही जाना है, या बैक जाकर आपको कोडिंग के अंदर एरर फाइंड करके उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। इस काम के लिए हम न्यू स्क्रिप्ट को इस्तेमाल करते हैं। अभी सिंपली मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि क्लियरिंग स्क्रीन क्या है। अब देखिए यहाँ पे मैं सबसे पहले कोई भी यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं कुछ लिख लेता हूं। यहाँ पे हम लिखते हैं 2, ठीक है। 2 जब मैंने लिखा, इंटर किया, तो मुझे उसने आंसर दे दिया, आंसर इज इक्वल टू 2, राइट। अब अगर आप गौर से देखिए तो यहाँ पे एक वर्क स्पेस आपको नजर आ रही है। अब ये जो मैंने परफॉर्म किया कमांड विंडो के अंदर, वो मुझे यहाँ पे वर्क स्पेस के अंदर भी स्टोर हो गया और यहाँ पे कमांड विंडो के अंदर भी शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि यहां से, अगर मैं यहां से 2 है इसको खत्म करना चाहता हूं, इसको डिलीट करना चाहता हूं, तो इसके लिए ये आप CLC लिखेंगे, उसके बाद आप इंटर प्रेस करेंगे तो यहां से ये कमांड विंडो से खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोर्ड से देखें तो वर्क स्पेस पर वो जो कमांड, जो वैल्यू, जो एट्रिक्स आपने यूज किया वो वहां स्टोर है। अगर आप यहां से भी खत्म करना चाहते हैं तो इसके लिए हम यूज करते हैं क्लियर ऑल। इससे क्या होगा कि यहां से वर्क स्पेस से भी ये वैल्यू खत्म हो जाएगी। अब देखिए क्लियर ऑल हमने लिखा है। अब मैं अगर बैक स्पेस देता हूं कि ये एरर दे रहा है और वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो क्लियर ऑल को खत्म करने के लिए आपने CLC जब आप लिखेंगे तो ये क्लियर स्क्रीन कर देगा। तो देखिए यहां से CLC लिखने से क्लियर ऑल जो है वो हमारा खत्म हो चुका है।
तो CLC का ये मतलब होता है। दूसरी जो हमने स्टेप नंबर 1 के अंदर है, हमारे पास जो है सेटिंग x एज अ एक्सपोलिकल वेरिएबल होता है। अब SYMSX ये हमारे किस काम के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं कोडिंग के अंदर। देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 प्लस में x लिख देता हूँ। जब मैं इंटर करूंगा तो ये जो है अनडिफाइंड फंक्शन जो है वेरिएबल दे देगा। उसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे लिखे अनडिफाइंड फंक्शन और वेरिएबल x। वो ये कह रहा है कि जो x आपने यूज किया है वो अनडिफाइंड है, मैं इसको परफॉर्म नहीं कर सकता। तो इसके लिए कैसे इसको बताएं कि ये हमारे पास अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, हमारे पास वेरिएबल हमने क्यूबिक इक्वेशन होती है, हमने यूज करने होते हैं, लीनियर इक्वेशंस होती है, तो हम कैसे इसको अपने यहाँ पर जो है वो स्टोर करवा सकते हैं। इसको रन कराने के लिए यहाँ पर हम लिखेंगे SYMS, जो भी वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं, लाइक दैट मैं x कर रहा हूं वो आप लिखेंगे। फिर ये जब आप इंटर करेंगे उसके बाद अब मैं गेन 2 प्लस x जो है उसको परफॉर्म करूंगा। देखते हैं क्या अब ये हमारा जो परफॉर्म है x वेरिएबल को इसको परफॉर्म कर पाता है या नहीं। अगेन मैं लिखता हूं 2 प्लस x, जब मैं इंटर करूंगा तो देखें अब उसने x प्लस 2 इट्स मीन उसने हमें सॉल्व करके दे दिया है और वर्क स्पेस के अंदर भी ये स्टोर हो गया। ठीक है, तो पहले स्टेप के अंदर हमने क्या चीज सीखी कि कैसे क्लियर ऑल का क्या मतलब होता है, CLC सा क्लियर स्क्रीन का क्या मतलब है, और सिंबॉलिक और वेरिएबल अनडिफाइंड है तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, SYMSX। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 के अंदर हम ये चीज सीख लिया। अब हमने एक प्रोग्राम जो है वो तैयार करना है। मैं इसको सारे को एक दफा खत्म कर देता हूं। हम एक कोडिंग जो है बाइसेक्शन मेथड की कोडिंग जो है उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैंने आपको कहा है कि कोड हम जब तैयार करेंगे हम कमांड विंडो के ऊपर तैयार नहीं करेंगे, बल्कि हम किसके ऊपर करेंगे, न्यू स्क्रिप्ट। ये एक एडिटर होता है जिसके अंदर हम अपनी कोडिंग जो है वो कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक भी हो जाती है, गलती भी होती है, हम इसको दुरुस्त कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या काम करना है, स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने जो चीज लिखी है, मैं परसेंटेज लिखता हूँ, मैं स्टेप लिख लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहे। स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने क्या चीज लिखी, सबसे पहले हमने सीखा कि CLC, राइट। उसके बाद हमने यहाँ पर सीखा है कि CLC, उसके बाद हमने सीखा SYMSX। ठीक है, और ये यहाँ पे सेमीकोलन हम इसी लगाते हैं कि हमारे पास ये वाली जो सेमीकोलन जब हम लगा देंगे मैटलैब कोडिंग के अंदर तो इसका मतलब हमें इस लाइन का आउटपुट नहीं चाहिए। अब हमने इस प्रोग्राम को रन करने के से पहले हमें इसको सेव करना पड़ता है। ठीक है, तो सेव हैज भी कर सकते हैं, सिंपली सेव भी कर सकते हैं, या कंट्रोल एस भी कर सकते हैं। तो सेव आपने इसको कैसे करना है, मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूँ। आपने इसको सेव कैसे करना है, आपने इसके अंदर स्पेस नहीं देनी। मैं बाई सेक्शन लिखता हूँ, ठीक है, मैं इसको ओवरमाइंड्स यूज कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ मेथड, राइट। तो ये मैंने अब यहाँ पे इसको सेव कर लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पे हमारा नेम आ चुका है इसका बाइसेक्शन मेथड का। ठीक है, अब उसके बाद हम यहाँ पर जो स्टेप नंबर 2 है उसके अंदर हमने यहाँ पर इसका जो है एल्गोरिथम है उसके अंदर हमने इनपुट सेक्शन होता है। इनपुट सेक्शन के अंदर आपने सबसे पहले तो फंक्शन है, फंक्शन आपका कौन सा होगा, इनपुट इंटर नॉन लीनियर इक्वेशन है जो आपने सॉल्व करनी है, y इज इक्वल टू f of x। उसके बाद x नॉट आपने बाइसेक्शन मेथड हमने जब थ्योरेटिकली इसको किया था उसके अंदर हमने आपको बताया भी था कि इनिशियल पॉइंट्स हमने 2 लेनी होती है जिसमें अपोजिट साइन आता है। ठीक है, अगर आपने वो वाले लेक्चर नहीं लिए, पहले वो ले, फिर आप इसको कोडिंग में समझने के लिए आपको आसानी है। जब आप थ्योरेटिकली भी मेथड को समझेंगे तो आप इसका प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे कर पाएंगे मैटलैब के अंदर, इम्पॉसिबल। तो x नॉट हमने फर्स्ट इंटर गैस है, दूसरे बार हम x1 ले लेंगे। ठीक है, अपोजिट साइन है, n फॉर क्या और नंबर ऑफ इटरेशन है। तो ये हमारे पास क्या होता है, यूजर फ्रेंडली के लिए होता है, मतलब इट्स मीन कि हम इनपुट अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, कोई अदर फ्रेंड्स है वो भी अपनी मर्जी की क्वेश्चन डाल के इसको सॉल्व कर सकता है। और एक हम जो भी हम तैयार कर रहे हैं हम इसको डिफॉल्ट के लिए तैयार करेंगे ताकि हम एक फंक्शन दे देते हैं, बार बार हमें इसके अंदर इनपुट हमसे नहीं मांगेगा, हम इसको डिफॉल्ट फंक्शन दे देते हैं और आप जो है इसको इनपुट के जरिए भी इसको लिख सकते हैं, वो भी हमने इनपुट सेक्शन बना लिया।
ये जो इनपुट सेक्शन है मैं इसके अंदर आपको फंक्शन जो है डिस्क्राइब कर दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर देंगे, फंक्शन हमने ले लिया, वही इक्वेशन मैं ले रहा हूँ जो मैंने इक्वेशन आपको थ्योरेटिकली करवाई है, और फिर हम इसको कंपैरिजन भी करना हमारे लिए आसानी होगा। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले f इज इक्वल टू, यहाँ पर हम फंक्शन लिख लेंगे स्टेप नंबर 2, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ परसेंटेज स्टेप 02, राइट। परसेंटेज स्टेप 02 का मतलब ये है कि यहाँ पे मैं आपको सिर्फ इसका टाइटल दे रहा हूँ। ठीक है, हमें समझ आते रहे कि हमने स्टेप नंबर 2 के अंदर क्या करना है, स्टेप नंबर 3 के अंदर क्या करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लिखेंगे फंक्शन f इज इक्वल टू एट द रेट, ये हमारे फंक्शन के लिए वेरिएबल कौन सा हम यूज कर रहे हैं जी, एक्स का है तो एक्स लिखेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के एट द रेट के बाद हमने जो वेरिएबल यूज कर रहे हैं फंक्शन के अंदर वो हम लिखेंगे, एक्स हम यूज कर रहे हैं तो एक्स लिखेंगे। उसके बाद 2 है स्टैटिक एक्स की पावर हमारे पास क्या है जी 3 है, हम इसको परफॉर्म करेंगे। और 2x क्यूबिक है तो स्टैटिक, इसका मतलब मैटलैब के अंदर हमें इसके 2x लिखने का मतलब क्या है, हम मैटलैब के अंदर 2 स्टैटिक x लिखते हैं। ठीक है, -2 स्टैटिक x और -5 है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सेमीकोलन यूज कर रहा हूँ क्योंकि मैं फंक्शन को देखना नहीं चाह रहा आउटपुट के अंदर, इसलिए मैंने सेमीकोलन यूज किया। अगर आप सेमीकोलन नहीं भी यूज करेंगे तो कोई इश्यू नहीं है, आउटपुट आपको यहाँ पे कमांड विंडो के अंदर नजर आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या देना है जी, x नॉट हमारे पास निश्चित पॉइंट हमने लिया था 1। ठीक है, उसके बाद हमने x2 x नॉट सॉरी हम x1 ले लेते हैं, x1 जो हमारे पास हमने लिया था निश्चित पॉइंट वो 2 लिया था। नंबर ऑफ आइटरेशन जो है हम यहाँ पर 20 ले लेते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ आइटरेशन हमारे पास 20 है। और इसके बाद हमें जो यहाँ पर नेक्स्ट जो है स्टेप जो है हम उसके अंदर हम इसको जो है एल्गोरिथम जो स्टेप नंबर 3 है उसके अंदर हम इसका एल्गोरिथम तैयार करते हैं। इफ f of x नॉट स्टैटिक f of x1 लेस देन 0, हिट्स मीन कि हमारा क्या होना चाहिए, इनका प्रोडक्ट जो है वो लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अपोजिट साइन होंगे तब ही ये आएगा, इम्पॉसिबल है। इसके बाद इफ मतलब हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। इफ का मतलब ये होता है अगर हमारी ये वाली जो हमने इनिशियल गैस लिए हैं वो फंक्शन के अंदर पुट होंगे, अगर उन दोनों के अपोजिट साइन होंगे तो ये वाली हमारी कंडीशन जो होगी ट्रू होगी, तो ये परफॉर्म होगा, कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। अगर हमारी ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, ट्रू नहीं होती, फॉल हो जाती है, तो फिर क्या होता है, एल्स के अंदर वो हमारी स्टेटमेंट हो आ जाएगी, हमें वो शो कर देगा कि डिस्प्ले नो रोट गिवन बिटवीन इंटरवल एंड। इट्स मीन अगर आप x0 और x1 की ऐसी वैल्यू पुट करते हैं जो फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट करने के बाद दोनों के आंसर सेम आते हैं, इट्स मीन दोनों का साइन सेम आता है, पॉजिटिव आ रहे हैं दोनों और दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, तो इस सूरत में आपका जो कोडिंग है वो एग्जीक्यूट होगा। वो आपको बता देगा कि आपका जो ये जो आपने इंटरवल दिए हैं मुझे, इनके दरमियान का आपका कोई रोट लाए नहीं कर रहा, क्योंकि आपने जो हमें कंडीशन दी है उसको वो कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इट्स मीन ये ट्रू नहीं है, ये फॉल है, तो वो एल्स के अंदर चला जाएगा। तो सबसे पहला जो हमारे पास स्टेप नंबर 3 का कोडिंग का एक्टिविटी हम यहाँ पे लिखेंगे, हम परसेंटेज स्टेप 03 के अंदर हम यहाँ पे लिख लेंगे इफ अगर f ऑफ x नॉट स्टैटिक मतलब ये प्रोडक्ट है, ठीक है, और उसके बाद x1 ठीक है लेस देन क्या हो 0 हो। इस सूरत में अगर हमारा इफ f of x नॉट स्टैटिक f of x1 लेस देन 0 होगा तो फिर हमारा जो है वो कोड जो है एग्जीक्यूट होगा। अगर ऐसा नहीं होता फिर हम क्या लिखते हैं, स्पेस दे रहा हूं, एल्स क्या होगा, फिर मुझे एल्स डिस्प्ले कर दे, क्या चीज डिस्प्ले करेगा, क्वाइट सिंगल पॉइंट यूज करेंगे यहाँ पे, अब लिख दे वो शो करे, कुछ भी लिख सकते हैं, मैं लिख दूं नो रूट गिवन बिटवीन इंटरवल, ओके इंटरवल्स। तो जब हमारा यहां पर ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं, जब हमारा ये वाली जो रूट्स है हमने जो दो इनको दिए हैं नेचुरल गैस दिए हैं वो फंक्शन में वैल्यू पुट करेंगे और वो चेक करेंगे, अगर तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे तो कंडीशन को ट्रू कर देंगे, अगर ट्रू नहीं होता तो फिर वो क्या है फॉल्स हो जाते हैं। इसका मतलब कि एल्स के अंदर आ जाएगा, हमें डिस्प्ले दे देगा नो रोट गिवन बिटवीन इंटरवल, ओके। तो इसके बाद हमें क्या दे देगा, ये डिस्प्ले कर दे, उसके बाद हम क्या कर देंगे END एंड हो जाए, ठीक है। तो ये पहला हमारा जो है स्टेप नंबर 3 है कोडिंग का। इसके बाद हम अब नेक्स्ट जो है इसका स्टेप नंबर 4 के अंदर जो है इसके अंदर हमने अब क्या करना है कि हमारा आपको पता है कि ये रेपिटेशन का इसके अंदर अमल होता है। रेपिटेशन जहाँ पे आ जाती है वहाँ पे हम लूप इस्तेमाल करते हैं। अब लूप क्या होता है, हमारे पास फॉर लूप होता है, वाइल लूप होता है, डू वाइल लूप होता है। तो हम सबसे ज़्यादा
जो है फॉर लूप भी इस्तेमाल करते हैं, वाइल लूप भी इस्तेमाल करते हैं। दोनों में थोड़ा सा ही डिफरेंट है, अगर आपको इन दोनों को अंडरस्टैंडिंग है तो तब ही आप इन दोनों को इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करूँगा। तो फॉर लूप जो होता है उसको इस्तेमाल करने की तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले लिखेंगे फॉर, उसके बाद आई फॉर क्या इनिशियल आपके यहाँ से वो रो जो है अपने लूप है वो स्टार्ट होगा, इटरेशन का काम है। तो इटरेशन कहाँ से स्टार्ट करनी थी, हमने 2 से स्टार्ट करें। 2 से ही मैं क्यों ले रहा हूँ, उसका रीज़न ये है कि एक्स नॉट और एक्स वन मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किए हुए हैं। अब जो बाइसेक्शन मेथड का जो मिड पॉइंट का फार्मूला होगा वो मेरा x2 निकालेगा। x नॉट x1 मैंने खुद दे दिए उसको, तो किस कहाँ से स्टार्ट होगा, x2 से। तो इसलिए मैंने यहाँ से जो इटरेशन है मेरी वो कहाँ से स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, 2 से। और 2 से मैंने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इटरेशन टोटल कितनी है, 20 है। आपने यहाँ पे 20 जो है हमने n के नंबर ऑफ इटरेशन दिए, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, n लिख देंगे। इसके बाद आपका जो दूसरा काम होता है इस स्टेप्स के अंदर हमने क्या करना होता है, यहाँ पे अब हम फार्मूला लिखेंगे। x2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जिस फार्मूले से हम लिखेंगे ब्रैकेट x नॉट प्लस x1, ठीक है, ये मिड पॉइंट का फार्मूला है, और हमारे पास 2, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखें x2 इज इक्वल टू, अब ये देखिए ब्रैकेट के अंदर लिखना लाजमी है। मैटलैब अगर आप ब्रैकेट के अंदर नहीं लिखेंगे, अगर आप ब्रैकेट के बिना लिखेंगे तो मैटलैब क्या करेगा, आपको पास x1 डिवाइडेड 2 कर देगा, फिर उसके अंदर x नॉट की वैल्यू जो ऐड करेगा तो वो गलत हो जाएगी, ठीक है। तो इसीलिए ये जरूरी है कि आप इसके अंदर ब्रैकेट लाजमी यूज करेंगे। उसके बाद ये हमने फार्मूला लिख लिया है, ठीक है। उसके बाद इस फॉर का हम क्या करेंगे, यहाँ पर एंड लगा देंगे, ठीक है। इस फॉर का हमने एंड लगा दिया है। इस स्टेप्स के बाद स्टेप नंबर जो 5 है उसके अंदर अब हमारे पास, हमने जब थ्योरेटिकली किया था वो, अब हमारे पास जो आने वाला नया रूट होता है उसके ऊपर भी कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है, देखिए अब जो x2 आया है, x2 की वैल्यू क्या होगी, फंक्शन के अंदर पुट होगी। जब फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट होगी उसके बाद वो फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट होने के बाद देखिएगा कि पॉजिटिव साइन आ रहा है या नेगेटिव साइन आ रहा है। अगर तो पॉजिटिव साइन आ रहा है तो फिर वो ये चेक करेगा, जो पहले मेरे पास दो कंडीशनें हैं, दो नेचुरल अप्रोक्सीमेशन रूट हैं लाइक दैट गैस हैं x नॉट और x1, क्या उनमें दोनों में से कौन सा पॉजिटिव और कौन सा नेगेटिव है, क्योंकि इसने अपोजिट साइन वाला ही जो है रूट लेना है। इस कंडीशन के लिए अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कंडीशन लगा देंगे इफ अगर एफ जो हमारे पास फंक्शन होगा, ठीक है, एक्स नॉट, ठीक है, हो सकता है हमारा आने वाला जो रूट है वो एफ ऑफ एक्स नॉट और अपोजिट साइन दे रहा हो किसके दरमियान, एफ ऑफ एक्स 2 के दरमियान। इट्स मीन को हमारा आने वाला जो रूट है वो हमारा किसके दरमियान बाहर रहा होगा, वैल्यू पुट का अपोजिट साइन दे रहा होगा एक्स नॉट और एफ ऑफ एक्स 2 के दरमियान। तो अपडेट वैल्यू हमारी किसके दरमियान हो, किसकी यहाँ पर रिप्लेस हुई जी, x1 इज इक्वल टू x2 का, ठीक है। तो सेमीकोलन यूज कर रहा हूं क्योंकि मैं इसको शो नहीं करना चाह रहा। इफ, अब यहां पर मैं एल्स इफ यूज करूंगा। एल्स इफ क्यों यूज करते हैं, एल्स इफ जो है इसकी स्टेटमेंट हम तब यूज करते हैं कंडीशन जब हमारी ये हो कि पहले वाली कंडीशन चेक करो, अगर वो फॉल है तो फिर ये चेक करो ये ट्रू हो सकती है, ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एल्स इफ कमांड जो है उसको इस्तेमाल करेंगे। एल्स इफ के बाद आप क्या लिखेंगे, हमारा ये भी हो सकता है कि रूट हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स वन स्टैटिक एफ ऑफ एक्स टू भी हो सकता है, ठीक है, लेस देन 0, इनके दरमियान अपोजिट साइन आ सकता है। तो फिर अब कौन सी वैल्यू हमने जी अपडेट की है जी, एक्स नॉट की वैल्यू हमारी अपडेट हो जाएगी किसमें, एक्स टू के दरमियान, राइट। तो इसके बाद यहाँ पर अब हमारा जो है इसका हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर ई एंड लगा देंगे, ठीक है। ये वाला एंड हमारा किसका था, इस जो हमने स्टेप नंबर 5 के लिए किया है, जो हमारी जो है वैल्यू जो है हो सकता है आने वाला जो रूट है उसका साइन जो है अपोजिट साइन एक्स नॉट के दरमियान भी बन सकता है और किसके साथ बन सकता है, एक्स वन के साथ भी बन सकता है, ठीक है। जिसके दरमियान बनेगा वो उसी को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि ये बाइसेक्शन मेथड की जो है कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा ये कोड कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा जो यहाँ तक हम इसको रन करके चेक कर लेते हैं कि हमारा जो कोड है वो आउटपुट कैसे हमें शो कर रहा है, ठीक है। हम जरा यहाँ पे इसको चेक करते हैं और ये देखें, अगर आपने
मेरे पहले लेक्चर्स के अंदर बाइसेक्शन मेथड के अंदर अगर आपने देखा हो तो हमारे यही रूट हमने मैथमेटिकली भी हमने निकाले हुए हैं, ये सेम वही वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब आप एक चीज़ यहाँ पे नोट करें कि यहाँ पर देखें, यहाँ पे 1.6006 1.6006 है, सेम रेपिटेशन देखें बार बार वही आ रही है, ठीक है। ये टोटल आइट्रेशन कितनी चली है, ये टोटल आइट्रेशन जो है 20 नंबर ऑफ आइट्रेशन जितनी हमने दी है उतनी दफ़ा ये हमारा रेपिटेशन चली, उतनी आइट्रेशन इसने कैलकुलेट की है। बट हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि जब हमारा रूट जो है रेपिटेशन में आ जाए, रिपीट होना शुरू हो जाए, तो वहाँ पे हमारा रूट जो है वो ब्रेक हो जाए, रुक जाए। उसके लिए हम अगर हम अपनी जो लूप है उसको ब्रेक करना चाहते हैं तो उसके लिए हम यहाँ पर टॉलरेंस यूज़ करते हैं। अब टॉलरेंस कैसे यूज़ किया जाता है, टॉलरेंस क्या है जी, हमारे पास स्टेप नंबर 6 का हम टॉलरेंस चेक करते हैं। टॉलरेंस हम इसलिए इस्तेमाल करेंगे जब हमारा रूट रिपीट होना शुरू हो जाए, एक जैसी वैल्यू देना शुरू हो जाए, या हमारा एक जैसी वैल्यू जो होती है, हमारे पास टॉलरेंस की जो शादी के बाद वैल्यू हम उसको कितने डीपी तक आंसर चाहते हैं, ठीक है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे टॉलरेंस यूज़ करते हैं, ई इज मीन टॉलरेंस इज इक्वल टू 10⁻³ हम इसको कैसे यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हमने यहाँ पर जो है हमारे पास जो स्टेप नंबर 1 था उसके अंदर हम इसको डिक्लेयर करेंगे हमारा टॉलरेंस कितना है, ठीक है, नंबर ऑफ इटरेशन के बाद। उसके बाद टॉलरेंस कैसे करेंगे, इफ एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट में पॉजिटिव लेगा, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेगा। जो आने वाला नया रूट है उसका डिफरेंस एक्स नॉट के साथ भी चेक करेगा पहले, लेस देन अगर हमारे पास टॉलरेंस होगा, राइट, ठीक है, ब्रेक हो जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास x2 जो माइनस करे हमारे पास x1 के साथ, ठीक है, इसका एब्सोल्यूट जो लेस देन क्या हो हमारे पास टॉलरेंस हो तो ब्रेक एंड हो जाए, ठीक है। तो ये टॉलरेंस इस्तेमाल करने का तरीका है। अब हम इसको मैटलैब कोड के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहले आपने स्टेप नंबर 1 के अंदर e इज इक्वल टू टॉलरेंस 10⁻³ लिख लेनी है, राइट। ये हमने टॉलरेंस इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल कर लिया है। इसके बाद हमने कहा बेटर ये कि हमने इस्तेमाल कहाँ पे करना है। देखिए हमारा जो रूट है वो x2 जो है यहाँ पे अपडेट हो रहा है ना फार्मूले के बाद, तो इन कंडीशन से पहले ये चेक करें, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टॉलरेंस इस्तेमाल करना है। टॉलरेंस कैसे इस्तेमाल करना है, अगर ये कंडीशन है ए बी एस का मतलब है एब्सोल्यूट, यानी कि दोनों का जो डिफरेंट है नेगेटिव नो पॉजिटिव ही ले, उसके बाद x2 माइनस x0 हो सकता है, ठीक है, और ये क्या है लेस देन क्या हो टॉलरेंस, ये भी हो सकता है, या हमारा ये भी हो सकता है टॉलरेंस जो है यहाँ पे हम यहाँ यस ओके। इसके बाद हमारा एब्सोल्यूट ये भी हो सकता है कि x2 माइनस हमारे पास x1, ठीक है, लेस देन टॉलरेंस, ठीक है। इस सूरत में हमारे पास क्या हो, हमारा जो अप्रोक्सीमेशन रूट है वो ब्रेक हो जाए और हमारे पास ये वाला जो कंडीशन है वो क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने टॉलरेंस फाइंड कर दिया। पहले हम टॉलरेंस स्टेप नंबर 2 के अंदर इसको लगा देंगे, उसके बाद हम यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है उसके नीचे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये चीज़ें जो होती है नोट करने वाली होती हैं कि हमने कौन सा स्टेप कहाँ पे लगाना है, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पर फार्मूले के बाद हम इसको लगा देंगे, चाहे जो भी मेथड होगा आपने ये वाला यहाँ पर ही लगाना है आफ्टर फार्मूला। इसके बाद अब अगर आप देखें हम दोबारा इसको रन करते हैं, ठीक है। अब अगर आप हम कमांड विंडो के अंदर जाके चेक करते हैं, देखें अब हमारा जब 1.6006 आया तो उसके बाद अब देखें इसने रूट आगे नहीं निकाला, उसे बता दिया कि आपका यही अप्रोक्सीमेशन रूट है, इससे आगे वाला अगेन रिपीट हो रहा था क्योंकि हमने टॉलरेंस ही यूज़ किया है, तो इसलिए इससे आगे वो नहीं गया, ठीक है। अगर हम टॉलरेंस यहाँ पर -4 कर देते तो देखें इससे आगे भी वो रूट निकाल देगा, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉलरेंस होता है, ठीक है, इससे आगे भी उसने रूट हमें निकाल दिया, ठीक है। तो इसलिए आप टॉलरेंस कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं -3 dB तक ही टॉलरेंस यूज़ कर रहा हूँ। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो हमारा आउटपुट हमें नज़र आ रहा है इसके अंदर हम ये चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो टेबल डाटा की फॉर्म में आए, ठीक है। तो इसके लिए हमने अब जो है जो टेबल डाटा के अंदर हमने लेके आना है उसके लिए हम कोडिंग कैसे करेंगे, ये स्टेप नंबर जो है हमारे पास हम 7 के अंदर इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले आपने जो टेबल डाटा है आपके पास उसकी जो टाइटल होता है मेन वो हमने कैसे निकालने हैं, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि एफ प्रिंट एफ, ठीक है, ये कमांड है प्रिंट की, एन फॉर न्यू लाइन है और एन फॉर नंबर ऑफ इटरेशन हम प्रिंट करेंगे, ठीक है। स्पेस पर टी फॉर क्या होता है टैब, मतलब कि स्पेस के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, टी एफ एक्स एन, ठीक है। ये टी जो है ये सिर्फ स्पेस के लिए हमने इस्तेमाल किया एक्स एन, राइट। और इसके बाद हमने डबल स्पेस मैंने यूज़ किया, अब जितनी मर्जी यहाँ पे टी और स्पेस आपने रिक्वायर्ड
के मुताबिक जो है यहाँ पे टी डाल सकते हैं, ये सिर्फ स्पेस के लिए है, ठीक है। एफ ऑफ एक्स एन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या है, इसको मैटलैब की जो है परफॉर्म करते हैं। तो ये चीज आपने यहां पर स्टेप नंबर 3 हमने स्टार्ट किया था, जो आपकी कंडीशन होगी फर्स्ट, उससे ऊपर आपने लगाना है, ठीक है। आपने लिखना है एफ प्रिंट एफ, ठीक है। ये टेबल जो डाटा हमारा जो रूट्स है हम उसको टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं ताकि हमें समझने लिए आसानी हो, ठीक है। सिंगल पॉइंट लगा लेंगे। उसके बाद आपने यहाँ पे एन, एन क्या है, ये एन जो है न्यू लाइन को शो करेगा, ठीक है। नई लाइन में जाए हमारा आंसर आउटपुट। इसके बाद एन हम लेके आना चाहते हैं, जो पहला ये एन है ये हमारे पास नंबर ऑफ इटरेशन को शो करेगा। इसके बाद मैं टैब स्पेस इस्तेमाल करूंगा, फिर मैं टी एक्स एन, ठीक है, ये मैं शो करना चाहता हूँ, इसकी वैल्यू टी डबल स्पेस में लेना चाह रहा हूँ तो टी और टी एफ, ओके। उसके बाद हमने एक्स एन दिस, ओके, ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहिए, जैसे भी आप लिखना चाहते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, और सिंगल पॉइंट। उसके बाद हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर हम इसको ज़रा रन करके देखते हैं कि इस यहाँ पर आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखें, अब आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया, एन एक्स एन और एफ एफ एक्स एन। ये वो है जो हमारा जो डाटा टेबल होगा, डाटा टेबल उसके ऊपर शो होगा टाइटल बार में, ओके। इसके बाद हमने इसके अंदर वैल्यू लेनी है। तो अब हमें सबसे पहले यहाँ पर मैंने यहाँ पे जो वैल्यू है एफ एफ एक्स एन के लिए, जो फंक्शन के अंदर वैल्यू पुट होकर आ रही है, वो भी दिखाना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं वैल्यू पहले से जो है कैलकुलेट करवा लेता हूँ डिस्प्ले, क्योंकि अभी देखें तो हमारा यहाँ पर कमांड विंडो के अंदर सिर्फ x2 के मिड पॉइंट की वैल्यू निकाल के दे रहे हैं मुझे। यहाँ पर अभी ये फंक्शन की वैल्यू नहीं बता रहा, पुट तो कर रहा है, बैकवर्ड में वो काम कर रहा है, लेकिन हमें यहाँ पे शो नहीं करवा रहा कि एफ ऑफ एक्स2 की वैल्यू फंक्शन में पुट करने के बाद क्या आ रही है। तो उस वैल्यू को चेक करने के लिए हम यहाँ पे कमांड इस्तेमाल करते हैं, एफ ऑफ एक्स2 लिखेंगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ वैल्यूएशन, ठीक है, EVAL वैल्यूएशन के लिए। उसके बाद हम क्या चाहते हैं, सब्स्टिट्यूट करेगा वैल्यू किसके अंदर जी, फंक्शन एफ फॉर फंक्शन, कॉमा यूज करेंगे, एक्स जो वेरिएबल है वो यूज करेंगे। हम किसकी वैल्यू जो है रिप्लेस करना चाह रहे हैं, किसकी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, वो हम लिखेंगे x2 की। उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है, डबल ब्रैकेट क्लोज करेंगे क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूट्स भी किया, फंक्शन की एक ब्रैकेट और ये कि सब्स्टिट्यूट एवल्यूशन की आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद मैं इसके यहाँ पर सेमी कॉलन लगा दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सेमी कॉलन नहीं लगाते, फिलहाल मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ इसका मतलब क्या है। अब अगर आप बोर्ड से देखें अब हमें क्या मिला, x2 के बाद उसने x2 की ये वाली वैल्यू फंक्शन पे पुट करके हमें एफ ऑफ x2 की वैल्यू भी बता दी है। और यही वैल्यू हमने वैसे थ्योरेटिकली भी क्वेश्चन जब हमने सॉल्व किया था 1.5 जब हमें पुट करते हैं उस फंक्शन के अंदर तो हमारे पास -1.2500 ही आता है, ओके। तो इस कोडिंग यहाँ पर इस कोडिंग का आपको पर्पस जो है यहाँ पर आपको नजर आ गया, इसके लिए हमने ये काम कर लिया, ओके। अब हम ये दोनों चीजें एक टेबल के अंदर लेकर जाना चाहते हैं, तो इसे हमें यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देते, तो यहाँ पर भी क्योंकि हमने टेबल के अंदर आप डाटा चेक करना, हमने ऐसे रैंडमली डाटा नहीं चेक करना। अब उसके लिए आपने जो आपने टॉलरेंस लगाया था उस एंड की नीचे आपने ये कोड लिखना है ताकि हम डाटा जो है एफ एफ एक्स टू है वो हमें जो है टेबल के अंदर लेके जाना चाहिए। उसके लिए हम क्या, एफ प्रिंट एफ, ठीक है, एफ प्रिंट एफ, ठीक है। उसके बाद सिंगल क्वाइट स्पेस, उसके बाद आपने क्या लिखना है, एन नंबर ऑफ इटरेशंस है हमारे पास, परसेंट डेसिमल जो नंबर आ रहा है हमारे पास जो इंडेक्स के अंदर आएगा, ठीक है। उसके लिए परसेंटेज टी, राइट, टी फॉर हम क्या, टैब यानी कि स्पेस के लिए परसेंटेज, यहां पर हम लिखेंगे 0.4f। अब ये 0.4f का क्या मतलब है, 0.4f का मतलब ये है जो हमारे पास आंसर आ रहा है, आप देख भी रहे हैं यहाँ पर 0.5000 शारी के बाद कितना आंसर आ रहा है 4, और एफ पर होता है फ्लोट, फ्लोट का मतलब होता है शारिये। आपका आंसर अगर आप शारिये में देखना चाहते हैं, फ्लोटिंग के अंदर देखना चाहते हैं, तो वहां पे आप 0.4f का मतलब है कि हमारा आंसर शारिये के बाद 4 हिस्सों में नजर आए। शारिये के बाद कितने आपके नंबर जो होने चाहिए, 4 इसलिए हमने 0.4f लिखा है फ्लोटिंग। अगर हम 5 लिखेंगे तो हमारा शारिये के बाद आंसर कितने आ जाएंगे, 5 तक आ जाएगा, ओके। तो हम यहाँ पे परसेंट
4f लिख दिया हमने। इसके बाद हम अगेन मैं यहाँ पे टैब स्पेस इस्तेमाल करता हूँ राइट, और इसके बाद मैंने गेन परसेंटेज 0.4f। अब ये 2 दफा क्यों लिखा है? ये जो मैंने परसेंटेज लिखा है, ये वाला जो परसेंटेज है यहां पर वैल्यू x2 की आएगी उसके लिए, और ये वाला जो परसेंटेज 0.4f है यहाँ पे वैल्यू f ऑफ x2 की आएगी, जो वैल्यू x2 की फंक्शन में पुट होने के बाद आएगी। तो इसके लिए मैंने परसेंटेज 0.4f लिखा है। अब इसके बाद हम n, ठीक है, सिंगल क्वाइट, क्योंकि हमारा हर एक नई लाइन के अंदर हमारा जो है वो शो होना चाहिए, ठीक है, इसके लिए हमने लिख दिया, कॉमा यूज करेंगे, ठीक है। अब हमने ये बताना है कि यहाँ पर जो परसेंटेज डेसिमल का नंबर्स आ रहे हैं आपके इंडेक्स के अंदर वो कहाँ से आए। हमारे पास x1 x2 जो नंबर ऑफ आइट्रेशन जो है वो हमने कहाँ से, फार्मूला जो फॉर लूप हमने इस्तेमाल किया था, फार्मूले के अंदर x2 आ रहा है, x3 है, x4 है, उसके लिए हम जो इंडेक्स के अंदर वैल्यू आएगी x2 के बाद x3 x4 x5 वो हमारी कहाँ से लेगा, आई फॉर इंडेक्स है, वो हमने लिख दिया। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर वैल्यू किसकी आनी है जी, x2 की है, ठीक है, आपने x2 लिख दिया। लास्ट वाला जो आपने %.4 लिखा वहां पे वैल्यू हमारी f ऑफ x2 की आनी चाहिए, ठीक है, वो हमने लिख दिया, ब्रैकेट आप बंद कर देंगे। तो ये कोड हमने यहाँ तक तैयार कर लिया है। अब हम इसको रन करके देखते हैं कि हमारा अब आउटपुट कैसे आता है जी। देखें जी कितना अब हमारा वो आउटपुट कितना ही खूबसूरत अंदाज में हमें डिस्प्ले हो रहा है। हमें नंबर ऑफ आइट्रेशन आ रही है, हमें एक्स एन शो हो रहा है, एफ ऑफ एक्स एन शो हो रहा है, ठीक है। तो ये देखिए हमने टेबल डाटा के अंदर कैसे आउटपुट लिए हैं। अब एक और चीज हम यहाँ पर, मैं ये चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा और इसको ब्यूटीफाई करूं, वो ये चाहता हूं कि मुझे यहाँ पर ये बता कर दे कि मेरा जो है एग्जैक्ट रूट जो है वो क्या है इस इक्वेशन का। तो इसके लिए अब हम यहाँ पर कोड करेंगे। अब यहां पर देखें जरा, इसको हम एक कोडिंग को हम इसका टॉरलेस जरा बढ़ा कर देखते हैं। देखिए हम इसको -4 का टॉरलेस करते हैं, रन करते हैं। अब आप जरा देखें तो ये देखिए नंबर ऑफ जो हमारी आइट्रेशन है वो 11 12 13 और 14 तक चली गई है, ठीक है, इसे हम नंबर ऑफ आइट्रेशन कहते हैं। अब जरा मैं इसकी टॉरलेस, इससे आपको टॉरलेस का अंदाजा हो जाएगा। अगर मैं इसकी टॉरलेस जो है -5 करता हूँ, रन करता हूँ, अब देखें जरा इसकी टॉरलेस जो है, जो है मेरे पास जो आइट्रेशन इसकी आ रही है वो क्या आ रही है, 17, नंबर ऑफ आइट्रेशन 17 पर जाकर मेरा इस जो है आंसर रूट आ रहा है, ठीक है। तो अब इस तरह टॉरलेस का जो देखिए, टॉरलेस आप जितनी -e में डीपी में लेकर जाएंगे उतने ज्यादा नंबर ऑफ आइट्रेशन जो आपकी बढ़ जाएगी। इसके बाद अब हम यहाँ पर इसके लास्ट पर हम देखना चाह रहे हैं, लिखना चाह रहे हैं कि हमारा एग्जैक्ट रूट क्या है। तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ आइट्रेशन चेंज करने से करके भी हमने देख लिया कि टॉरलेस का क्या मकसद है। अब यहाँ पर मैं कमांड लगाता हूँ एफ प्रिंट एफ, ये सबसे लास्ट पर एंड के बाद आपने लगानी है, क्योंकि ये कोडिंग के बाद हम इसके सिर्फ एग्जैक्ट रूट देखना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन का क्या है, ताकि हमें टेबल के अंदर ना देखना पड़े, हमें खुद ही वहाँ पे रीड कर ले कि यहाँ पे इसका इस इक्वेशन का ये वो रूट है। सिंगल क्वाइट यूज करेंगे, ठीक है, एन, ठीक है, नई लाइन के अंदर टी फॉर मैं टैब लिखना चाह रहा हूँ, टैब आ जाए, सपोज यहाँ पे लिख देते हैं रूट ऑफ EQUATI1 इक्वेशन। अब कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, अब ये भी लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेशन रूट ऑफ इक्वेशन, ये भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रूट ऑफ इक्वेशन इस जो इक्वेशन है उसका रूट क्या है जी, वो हमारे पास आ जाए परसेंटेज, ठीक है, 0.4 फ्लोटिंग, ठीक है, एफ आ गया, ठीक है, नई लाइन के अंदर दे दी, बिल्कुल दे, ओके। उसके बाद हम सिंगल क्वाइट इस्तेमाल करते हैं, सिंगल क्वाइट कामा, यहाँ पे मेरा रूट कौन सा है जी, मेरा रूट जो है वो फार्मूले वाला है जो x2 में आ रहा है, ठीक है, लास्ट टेस्ट वो आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, इसके बाद अब मैं गेन इसको जो है यहाँ पर रन करता हूँ। अब अगर आप गौर से देखें जी, रूट ऑफ इक्वेशन इज इक्वल टू 1.6006 आ रहा है। अब जरा देखें, ये मेरा जो टॉर्नस है मैं इसको चेंज करता हूँ, देखिए मेरा रूट यही रहेगा, राइट, ओके, मैं इसको -3 करता हूँ जो मैंने फर्स्ट टाइम लिया था। तो देखिए आप गौर से देख सकते हैं
आफ्टर 10 इटरेशन ही मेरा जो रूट ऑफ इक्वेशन है वो मुझे डिस्प्ले हो गया। ठीक है, तो ये था हमारे पास बाइसेक्शन मेथड का कोड। ठीक है, अब हम जरा इसको डिस्प्ले कर लेते हैं इसके टेबल्स के अंदर। ठीक है, ये आप डाटा भी चेक कर सकते हैं। ये टेबल डाटा सेम टू सेम मैंने ऐसे ही कोड के मैटलैब के कोड के अंदर हमने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है, ये सेम है बिल्कुल। आप वैल्यू भी इसके साथ जो है वो कंपैरिजन वैल्यू का भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो अपना मैटलैब कोड है वो तैयार कर सकते हैं। टॉगल्स चेंज करने से आपकी नंबर ऑफ इटरेशन बढ़ जाती हैं। ठीक है, वो आपने बढ़ानी है या काम करनी है वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, हमने इसको एक्सप्लेन कर लिया। इसके बाद आप अगर आप इसकी पूरी कोडिंग है हम इसको एक दफ़ा आप रिव्यू ले लेते हैं। CLC हमने जो है वो इस्तेमाल किया था क्लियर स्क्रीन के लिए। ये सिंबल का वेरिएबल है जो हम यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमने फंक्शन लिया था एक्स नॉट, हमने लिया नेशनल वन और नंबर ऑफ आइट्रेशन हम इसमें टॉगल्स हमने क्यों यूज़ किया, हमने इसको काफ़ी दफ़ा एज अ प्रैक्टिस भी चेक कर लिया है। ऐप प्रिंट ऐप ये जो हमारा टाइटल है उसके लिए हमने यूज़ किया। ये मेन कंडीशन हमने यूज़ की। हमने उसके बाद उसका फार्मूला यूज़ किया है लूप। उसके अब्सोल्यूट एंड टॉरलेस हमने यूज़ किया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर हमने ये वाला जो हमने प्रिंट एफ हमने इस्तेमाल किया कि हमारे पास जो डाटा है वो सारे के सारे इटरेशन जो है वो टेबल डाटा के अंदर आ जाए। ठीक है, इसके बाद हमने ये कंडीशन इस्तेमाल की। ये कंडीशन हमने इसलिए इस्तेमाल की क्योंकि हमारे पास जो आने वाला रूट है उसका वैल्यू फंक्शन जब पुट की जाती है तो उसका अपलोड साइड चेक करने के लिए